जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अचीवर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अचीवर्स पॉइंट अवे टू सक्सेस में गुरु सर के साथ आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु सर्स अचीवर्स पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लिपि के प्रकार। लिपि अर्थात लिखने की जो शैली होती है, आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिपि के प्रकार, देवनागरी लिपि, लिपि और व्याकरण। देखिए, इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ाया है भाई। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ाया है लिपि की परिभाषा, लिपि के प्रकार, 22 भाषाओं के नाम और उनकी लिपि जो है, 22 भाषाएं जो अपने संविधान में उल्लेखित हैं। फिर है देवनागरी लिपि का परिचय। फिर है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। फिर है आपकी देवनागरी लिपि की कमियां क्या हैं। फिर है व्याकरण की परिभाषा। फिर है दोस्तों व्याकरण के अंग। और फिर आपका आएगा व्याकरण का महत्व। और इसके बाद है परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो इन 10 बिंदुओं के अंदर दोस्तों हम आज पढ़ेंगे लिपि के बारे में। तो जुड़े रहिए अचीवर्स पॉइंट के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं अभी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अन्य वीडियोज भी मिलती रहेंगी और जो भी नई जानकारी आती है सभी मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो लिपि की परिभाषा क्या है? तो मौखिक भाषा में हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, है ना। तो मुख से उच्चारित की हुई इन ध्वनियों को लिखित रूप में देने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हम जो बोल रहे हैं, इनको जिन संकेतों के माध्यम से हम क्या करते हैं? दर्शा देते हैं, कहीं पे चिन्हित कर देते हैं संकेतों को, उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं हम। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि है। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इसी से गुजराती व बांग्ला भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। अब आता है लिपि के प्रकार। तो लिपि के प्रकार बहुत सारे हैं। लेखन के आधार पर लिपि के अलग अलग प्रकार हैं और चित्र के आधार पर लिपि के अलग अलग प्रकार हैं। हम आपको लेखन के आधार पर लिपि के कुछ प्रमुख प्रकारों को बताएंगे, जो कि निम्नलिखित है ना दोस्तों। क्या होता है, जैसे प्राचीन जमाने में लोग लिखते तो थे, लेकिन वो अक्षर लिखते थे। हमारे लिए तो क्या है, वो चित्र के समान है ना। हम भी आजकल क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो चित्रों के द्वारा बता दी जाती है, तो वो भी लिपि है, क्योंकि हम अपनी वक्तव्य को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो किसके माध्यम से बता रहे हैं? चित्रों के माध्यम से। तो वो भी क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। तो यहाँ पे हम बुल लिपि के बारे में बात कर रहे हैं, जो लेखन के आधार पर है। लेखन के आधार पर देखिए दोस्तों, तो सबसे पहली है ब्राह्मी लिपि। यह सबसे प्राचीनतम लिपियों में से एक है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और देवनागरी लिपि से कई भाषाओं का विकास हुआ है ना। तो जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ही कौन सी बनी है? देवनागरी। और देवनागरी से बाकी भाषाएं बनी है। फिर दूसरा आता है गुरुमुखी लिपि। इससे पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। और हमसे पूछा जाता है कभी कभी कि पंजाबी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो उसका नाम क्या है? गुरुमुखी नाम है। फिर है फारसी लिपि। तो फारसी लिपि क्या होता है दोस्तों? इसमें उर्दू भाषा का विकास हुआ है ना। आलिफ बे ते लीम जे, है ना, इससे ये फारसी भाषा है। फिर है अरबी लिपि। इसमें कश्मीरी, उर्दू तथा सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ये हमारी कौन सी? अरबी लिपि है। फिर है उड़िया लिपि। इसमें उड़िया भाषा का विकास हुआ है। जो नवोदय विद्यालय में बालक पढ़ते हैं, उनको उड़िया भाषा पढ़ाई जाती है ना। फिर है बांग्ला लिपि। इसमें बंगाली भाषा का विकास हुआ है। फिर आया दोस्तों देवनागरी लिपि। तो इसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती, इन सभी भाषाओं का विकास हुआ है। और ये पूछा जाता है आजकल कि जो देवनागरी लिपि है वो क्या है। तो हम जो हिंदी लिखते हैं, वह देवनागरी से ही ली गई है, वो देवनागरी लिपि है। और उसी में क्या है? संस्कृत भी है दोस्तों। इसके अलावा मराठी जो है मुख्य रूप से देवनागरी लिपि में आती है। इसके अलावा गुजराती भी है और नेपाली भी है। फिर है रोमन लिपि। तो इससे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, फ्रांसीसी आदि भाषाओं का विकास हुआ है। रोमन में क्या होता है? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और फ्रांसीसी, जो यूरोपीय देश हैं उनकी भाषाएं हैं, वो रोमन लिपि में है। फिर है तमिल लिपि। इससे तमिल भाषा का विकास हुआ है। तो ये हमारी 9 जो हैं वो मुख्य लिपियां हैं। अब जो अपने भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, तो उनकी लिपियों के बारे में हम जानते हैं। तो जैसे असमिया है, असम में असमिया बोली जाती है, तो वो कौन सी लिपि है दोस्तों? तो वो है आपकी ब्राह्मी लिपि है। फिर है उड़िया। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। तो उड़ीसा की जो लिपि है उसका नाम क्या है? उड़िया लिपि है। फिर है उर्दू। तो उर्दू जो है लिखी जाती है, उर्दू भाषा जो है वो अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। कन्नड़। कन्नड़ जो है वो अशोक की ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती है ना। अशोक के शिलालेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। फिर है कश्मीरी। तो कश्मीरी दोस्तों ये देवनागरी लिपि में भी है, फारसी में भी है, अरबी में भी है, शारदा और रोमन लिपि, इन सभी लिपियों में कश्मीरी
है, कश्मीरी जो भाषा है वो इनमें लिखी जाती है। फिर है कोंकणी दोस्तों, तो कोंकणी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है ना। कोंकण तट अपना है ना पश्चिम में जी। फिर है गुजराती, गुजराती कहाँ है? गुजराती जो भाषा है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। फिर है डोगरी, डोगरी भाषा जो है स्वयं की लिपि है जिसे डोगरा अक्षर भी कहते हैं, है ना, ये डोगरी लिपि है। फिर है तमिल भाषा, तमिल जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। फिर है तेलुगु, इसकी लिपि का नाम तेलुगु ही है। नेपाली दोस्तों अभी पढ़ा था हमने कि देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। बंगाली बांग्ला लिपि में। मणिपुरी स्वयं की लिखी है जिसे मेईतेई मायका कहते हैं, है ना दोस्तों, इसको याद रखना। मणिपुरी जो लिपि है, ये मणिपुरी सारी भाषा जो है ये स्वयं की लिपि है जिसे मेईतेई मायका कहते हैं, इसमें लिखी जाती है। फिर है मलयालम, तो मलयालम की लिपि का नाम है दोस्तों सलाका लिपि। कौन सी है? सलाका लिपि। फिर है मैथिली, तो मैथिली जो है वो कैथी लिपि में लिखा जाता है। संथाली भाषा जो है स्वयं की लिपि है जिसका नाम संथाली है। संस्कृत, तो संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है दोस्तों। फिर है मराठी, तो मराठी भी हमने पढ़ा था कि ये भी देवनागरी में लिखी जाती है। फिर है सिंधी, सिंधी जो है वो अरबी और सिंधी लिपि में मिश्रित लिखी जाती है। फिर है दोस्तों हिंदी, तो हिंदी जो है हम जानते हैं वो देवनागरी में लिखी जाती है। और फिर है बोडो, बोडो जो है भाषा यह स्वयं की लिपि है जिसे बोडो लिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 22 भाषाएं हैं, उनकी मुख्य लिपियां हैं। फिर है देवनागरी लिपि, है ना, या हिंदी की लिपि का नाम। तो भारत की भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। कहाँ से हुआ दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, तो देवनागरी लिपि के गुण जो है वो क्या है? पहला है उच्चारण, लेखन एवं पठन समान, है ना। तो दोस्तों देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लिपि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, अर्थात इसका उच्चारण लेखन समान रूप से होता है और वैसे ही पढ़ते भी हैं। रमन बिहारी जो कि एक साहित्यकार थे, उन्होंने लिखा है कि देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि यह जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है और वैसे ही पढ़ी जाती है ना। देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि यह जैसे ही बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है और वैसे ही पढ़ी जाती है। अक्षर क्रम कैसा होता है दोस्तों? तो देवनागरी लिपि में अक्षरों का क्रम उच्चारण के अनुसार, जैसे पहले स्वर और बाद में व्यंजन आता है। पहले क्या आता है? स्वर आता है और फिर बाद में व्यंजन आता है। और अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो भी देवनागरी लिपि में अक्षर क्रम समान है ना। जिस प्रकार से अक्षर क्रम है वो स्वर के हिसाब से भी कम ज्यादा एक समान रहते हैं। जैसे कि पहले कंठ से, है ना, क ख ग घ अंगा, फिर तालु से च छ ज झ, फिर मूर्धा से त थ द ध, है ना, न, है ना, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से, है ना, य र ल व श ह, ये। तो ये क्या निकले? वर्ण जो निकल रहे हैं वो क्या निकलते हैं? देवनागरी लिपि में जो है सब निश्चित क्रम में निकलते हैं। फिर आता है सुंदरता दोस्तों। तो कलात्मक दृष्टि से भी देवनागरी लिपि के अक्षर सुंदर और सुडौल हैं। इसमें सिरो रेखा होने से अच्छा सुंदर दिखते हैं। सिरो रेखा मतलब इसमें जो कहना चाहिए, अक्षर लिखने के बाद जो ये देखिए, अक्षर लिखने के बाद जो अपन ये जोड़ते हैं ऊपर से, जो ये रेखा खींच देते हैं ये, तो इससे क्या होता है? हमारा अक्षर बहुत सुंदर दिखता है। फिर है दोस्तों, तो देवनागरी लिपि के सभी अक्षर समान रूप से एक ही लंबाई चौड़ाई के अनुरूप बनाए जाते हैं, है ना। जैसे देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये सभी देखिए एक समान लंबाई चौड़ाई के हैं। फिर आता है हमारा इसका व्यापक प्रसार। तो देवनागरी लिपि का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द इसमें समाहित हैं। देवनागरी लिपि सभी भारतीय लिपियों में संबंध स्थापन लिपि, अर्थात जो अन्य लिपियां हैं उसमें इसके कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं संबंध स्थापित होता है। फिर है ध्वनि चिन्हों की पूर्णता। देवनागरी लिपि के 52 लिपि चिन्ह हैं जिससे अनेक भाषाओं को लिपिबद्ध किया जा सकता है। देवनागरी लिपि की विशेषता यह भी है कि इसके लिए लिपि चिन्ह ध्वनि के अनुसार ही है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या पर्याप्त है। अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो वर्णों की संख्या अधिक है, क्योंकि वर्तमान समय में देवनागरी लिपि के बहुत सारे वर्णों का प्रयोग बंद हो गया है ना दोस्तों। तो 52 इसके जो अक्षर हैं देवनागरी लिपि के, वो लिपि चिन्ह कहलाते हैं। इनको आप कहीं ना कहीं नोट कर लोगे और एक बार लिख करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप हमको कि हाँ 52 अक्षर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आता है स्वरों के लिए अलग से चिन्ह। देवनागरी लिपि में स्वरों के लिए अलग से चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जबकि अन्य लिपियों में ऐसा नहीं है। ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर है बोलने लिखने पढ़ने में आसान। दोस्तों देवनागरी लिपि बोलने लिखने पढ़ने से लेकर सभी चीजों में बहुत ही आसान होती है। जैसा कि हम स्टार्ट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सब बिल्कुल क्रमबद्ध रहता है। फिर है दोस्तों देवनागरी लिपि की कमियां या देवनागरी लिपि के दोष।
तो देवनागरी लिपि बहुत ही सरल, सुडौल तथा पूर्ण है, पर कहते हैं कि जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि देवनागरी लिपि की कमियां क्या-क्या हैं। तो पहला है शिरोरेखा खींचना। दोस्तों देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता है कि सिरोरेखा खींचना है ना? सिरोरेखा खींचने से अक्षरों की सुंदरता तो बढ़ जाती है, किंतु अगर व्यापक रूप में देखा जाए तो इन शिरोरेखा खींचने का कोई मतलब नहीं है ना? शिरोरेखा खींचने या न खींचने से शब्द की बनावट या उसके अर्थ की बनावट में कोई अंतर नहीं पड़ता है, और इसलिए सिरोरेखा खींचना देवनागरी लिपि के वर्णों के लिए एक व्यर्थ या अतिरिक्त कार्य है ना? तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमने या लिखा, तो या के ऊपर अगर केवल या बस लिख दें, ऊपर डंडी नहीं खींचे, सिरो रेखा ये नहीं खींचे, ये वाली रेखा ये, तो भी अक्षर यही बनेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, उससे लिखने से उसकी सुंदरता बस बढ़ती है, लेकिन देखा जाए तो हमको इससे थोड़ा सा अधिक समय लगता है, अधिक कार्य करना पड़ता है। इसलिए जो सिरो रेखा खींचना है वो क्या है, थोड़ा सा इसकी कमी में गिना गया है। इसके बाद र के कई रूप, जैसे अपन कार्यक्रम बोल रहे हैं, ग्रह बोल रहे हैं, है ना, कर्म बोल रहे हैं। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि का दूसरा दोष है कि कई सारे ऐसे वर्ण हैं जिनके कई सारे रूप हो, जैसे रा ही दे अपन कर्म, ग्रह, है ना, क्रम। तो देखो र तीन तीन प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार से कुछ भी और भी ऐसे वर्ण है, जैसे न हो गया, कहीं अम की बिंदी के रूप में लग रहा है, कहीं आधा न लग रहा है, कहीं अड़ा के रूप में आ रहा है। तो हर जगह उस उद्घोष उसका न के रूप में ही हो रहा है। तो ये क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये भी क्या है, इसकी कमी है, एक दोष है, एक प्रकार का दोष है। फिर है समय अधिक लगना। देवनागरी लिपि के वर्णों को लिखने में कुछ लिपियों की तुलना में अधिक समय लगता है। इस लिपि के कुछ वर्णों में अधिक समय लगता है ना, जैसे छ लिखना है, ज्ञ लिखना है, झ लिखना है, इन सबको लिखने में, बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो ये भी इसका एक दोष गिना गया है दोस्तों। कुछ चिन्हों का कठिन होना। देवनागरी लिपि के कुछ चिन्ह भी कठिन होते हैं कि जो छोटे बालकों को बनाने में कठिनाई होती है या उसको धीरे-धीरे सीख पाते हैं। वही चिन्ह का मतलब है जो अक्षर हैं, ख, छ, झ, ज्ञ, ह, भ, ये सब। परिवर्तित रूप। तो देवनागरी लिपि का सबसे सूक्ष्म दोष यह भी है कि इसमें वर्णों या शब्दों का रूप बदलता रहता है। अर्थात कुछ अमानक शब्दों को हटा दिया गया है या उन शब्दों का मानक रूप नया प्रस्तुत किया गया है, परंतु प्रचलन में अभी भी दोनों मानक अमानक दोनों शब्द हैं। इसलिए बालकों को क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा सही, जैसे बड़ी र, है ना, बड़ी र, है ना, र हिंदी में ये अमानक रूप है। तो हिंदी में इनका प्रयोग होना बंद हो गया है। इसी प्रकार पहले महान में न में हलंत होता था, पर वर्तमान में ये लुप्त हो गया है। तो ये सब जो है, जैसे है ना, इसी प्रकार अब गई को गई, ठंडा को ठंडा लिखने लगा जाने लगा है, जबकि पहले ये सब अलग लिखे जाते थे। तो अब क्या होता है, जो छोटे कक्षा के बालक होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ पे लिखा जाए और सही कौन सा है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं दोस्तों। फिर आता है व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण वास्तुशास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है ना। तो व्याकरण क्या है, वास्तुशास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। फिर भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का निर्धारण करते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब है व्याकरण के अंग दोस्तों। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके अंतर्गत हमें वर्णमाला का ज्ञान, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, वर्णों को संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। किसके? वर्णों का ज्ञान, है ना, वर्णमाला का ज्ञान, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि और वर्णों को संयुक्त करने की विधि। फिर आता है दूसरा अपना शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है दोस्तों? तो वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं ना। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों का निर्माण और शब्द भेद आदि सीखते हैं। इसके अंदर क्या क्या सीखते हैं? शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों का निर्माण और शब्दों का भेद। फिर आता है दोस्तों अपना पद विचार। तो वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द पद कहलाते हैं ना। वाक्य में जो शब्द जो अपन प्रयोग कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? एक पद कहते हैं ना, पद। पद विचार के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों का ज्ञान सीखते हैं। किसका? इसका दोस्तों। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का। फिर है वाक्य विचार। तो शब्द क्या है? वाक्य विचार ना, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। किससे दोस्तों? शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह। कौन कौन दोस्तों? वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह और विराम चिन्ह आदि के बारे में हम क्या करते हैं? सीखते हैं। फिर है व्याकरण का महत्व। तो व्याकरण का हिंदी भाषा में बहुत महत्व है।
व्याकरण का क्या महत्व है, इसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला, इससे भाषा शुद्ध बनती है तथा बिना व्याकरण के भाषा का ज्ञान संभव नहीं हो सकता है ना। भाषा शुद्ध बनती है और इसके बिना भाषा का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। फिर दोस्तों, फिर है व्याकरण ही एक ऐसा ज्ञान है जो भाषा की अशुद्धता को दूर करके शुद्ध, सरल, रोचक एवं आकर्षक बनाता है। क्या करता है? उसको शुद्ध, सरल, रोचक एवं आकर्षक बनाता है। फिर है भाषा के शुद्ध और निश्चित रूप का निर्धारण व्याकरण से ही होता है ना। भाषा का जो शुद्ध है और निश्चित रूप है वो कहाँ से निर्धारित होता है? व्याकरण से। फिर है व्याकरण भाषा को लिखने, समझने, पढ़ने का तरीका प्रदान करती है। क्या करती है दोस्तों? तो व्याकरण भाषा को लिखने, समझने, पढ़ने का तरीका प्रदान करती है। फिर है हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए व्याकरण का महत्व बहुत अधिक है। फिर है दोस्तों लिपि के प्रकार, देवनागरी लिपि और लिपि एवं व्याकरण टॉपिक से जुड़े परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आइए मुख्य प्रश्न देखते हैं। जैसे देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ये हुआ है हमारी ब्राह्मी लिपि से। फिर होता है दोस्तों संस्कृत किस लिपि की भाषा है? तो संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर है उर्दू किस लिपि की भाषा है? तो उर्दू किस में आती है दोस्तों? तो उर्दू आती है हमारी अरबी फारसी लिपि में। फिर है सबसे प्राचीन लिपि कौन सी दोस्तों? सबसे प्राचीन क्या है? ब्राह्मी लिपि है, जिसमें अशोक सम्राट के जो है लेख लिखे गए थे। फिर है दोस्तों देवनागरी लिपि से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है? तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और कोंकणी, है ना। कौन कौन सी? संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, ये सब किससे बनी हुई है? देवनागरी लिपि से इन सभी का विकास हुआ है। फिर है व्याकरण के कितने अंग है दोस्तों? तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से 4 अंग होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहिए, और आपको जिस भी विषय का लगता है कि हमें इस विषय के नोट्स चाहिए या इस विषय में हमको समझने में कठिनाई जा रही दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं खुल करके कि हमें सर ये चाहिए और ये चीज़ हमें समझ नहीं आया है, या कोई भी समस्या है उसका समाधान के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अचीवर्स पॉइंट, अ वे टू सक्सेस बाय गुरु सर।